नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार खत्री, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, आज आपको यूनिटी ऑफ कमांड अर्थात आदेश की एकता के बारे में बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम किन किन बातों के बारे में जानकारी लेंगे या किन चीज़ों को हम शेयर करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम सबसे पहले संगठन के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत ही आदेश की एकता का सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा परिचय लेंगे और आदेश की एकता का सिद्धांत पद सोपान के सिद्धांत से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसके बारे में देखेंगे। और उसके पश्चात हम आदेश की एकता का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी क्या आवश्यकता व लाभ है और आदेश की एकता के पक्ष में कौन कौन से चिंतक हैं और उनके क्या विचार हैं, इसके अंतर्गत हम क्या है उसके पक्ष में तर्क देखेंगे। और कौन से चिंतक जो हैं वो इसकी आलोचना करते हैं, आदेश की एकता का विरोध करते हैं, उनको हम विपक्ष में तर्क के अंतर्गत देखेंगे। और इसी प्रकार वर्तमान में आदेश की एकता किन कारकों से प्रभावित हो रही है उसके बारे में भी देखेंगे और उसकी दोष व हानियाँ आदेश की एकता की क्या हैं और अंत में हम क्या है आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है उसको देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या है संगठन के सिद्धांतों के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, क्योंकि प्रशासन के अनेक उद्देश्य होते हैं, तो उद्देश्यों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं। और ये जो संगठन हैं इनके निश्चित उद्देश्य होते हैं, तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो क्या है मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो इन संसाधनों के उचित उपयोग के दौरान ही हम क्या है जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या है हमें कुछ कार्य के नियमों या मार्गदर्शन सिद्धांतों का क्या है हमें पालन करना होता है। उनको ही क्या है मोटे तौर पर क्या है संगठन के सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मोटे तौर पर सिद्धांत कुछ ये हैं, आपके दृष्टांत रूप में बताए जा रहे हैं, जैसे पद सोपान है, आदेश की एकता है, नियंत्रण का चित्र है, प्रत्यायोजन है, समन्वय है, सुपरविजन अर्थात पर्यवेक्षण है, कंट्रोल और स्टाफ तथा सूत्र। ये एक मोटे तौर पर आपको कुछ एक नाम बताए गए हैं। वैसे सिद्धांतों की लिस्ट काफ़ी लंबी भी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आदेश की एकता से ही रिलेटेड है। तो उससे पहले हम क्या है थोड़ा सा पद सोपान के बारे में देखते हैं, ताकि क्या है आपको आदेश की एकता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पद सोपान जो वर्ड है उसको अंग्रेजी में क्या है हायरार्की कहते हैं, और ये हायरार्की जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। और ये पद सोपान व्यवस्था जो होती है वो जो सत्ता या यूँ मानिए जो अथॉरिटी है उसकी मतलब क्या है श्रेणियों की क्या है एक व्यवस्था होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। और जो पद सोपान व्यवस्था है ये वास्तव में लोक प्रशासन में बाद में आया, और हायरार्की वर्ड जो है इसको पहले क्या है चर्च में पादरियों की रैंक बताने में क्या है काम में लेते थे। अब हम थोड़ा सा एक उदाहरण देखते हैं राजस्थान में पुलिस प्रशासन का, उसके आधार पर हम पद सोपान व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र जो है यह आरेखीय चित्र पुलिस प्रशासन के बारे में है राजस्थान के। और इसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस महानिदेशक जो हैं वो सबसे ऊपर हैं और सबसे नीचे क्या है कांस्टेबल अर्थात आरक्षी है। यहाँ पे इसकी संख्या 1 है और यहाँ पे संख्या इसकी देखिए 60,000 है। ये एक संख्या समझाने के लिए इसको वास्तविक न माने। बीच में आप देख रहे हो कि ये संख्या पद और संख्या उनकी निरंतर क्या बढ़ रही है, 1, 3, 8, 40, 80, 500, 1000, 3000, 15000। तो ये यदि हम इसको एक रेखा माने पद को, तो इसको ऐसे पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर में भी क्या है हम तब्दील कर सकते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ ये नीचे का लेवल जो है बहुत ज़्यादा विस्तारित है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कर्मचारी जो हैं वो काफ़ी संख्या में, नीचे के पदों पर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है, फिर और कम होती जाती है, कम होते 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 फिर ये क्या ये नुकीलापन उसमें आ जाता है। ऊपर से नीचे का जो अधिकारी है वो दो मुहे एरो के द्वारा, ये तीर के द्वारा क्या है जुड़ा हुआ है। तो नीचे ऊपर से नीचे आदेश जाते हैं, नीचे से ऊपर क्या रिपोर्ट जाती है। तो इस प्रकार से क्या है ये
स्टेप बाय स्टेप क्या है आदेश जाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर रिपोर्ट जाती है। तो ये क्या है, थ्रू प्रॉपर चैनल या तदनुरूप ये क्या कहते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल जो हैं उसके द्वारा ये सारा आदेश और रिपोर्ट जो है चलती है। और अब हम इसमें देखिए पद सोपान का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत 3 सिद्धांत हैं, जिसमें से एक आदेश की एकता का सिद्धांत है, उसको हम थोड़ा आगे विस्तारित बढ़ेंगे। थ्रू प्रॉपर चैनल तो मैंने आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप जो पद सोपान में पद हैं उसके हिसाब से जाएगा। और इसमें क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, और जब आप किसी को सत्ता देते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाती है। तो इसी को हम क्या है तदनुरूपता का सिद्धांत कहते हैं। इसके पश्चात जो हमारा मुख्य सिद्धांत आज का जो लेक्चर है उस पर आधारित है वो है आदेश की एकता का सिद्धांत। उसके बारे में हम क्या है देखते हैं। आदेश की एकता का जो सिद्धांत है वो, इसमें 2 वर्ड हैं, आप ध्यान दीजिए, एक तो है आदेश और एक दूसरा है एकता। यानी आदेश जो हैं वो एक ही उच्चाधिकारी से आने चाहिए, यानी एक कर्मचारी को केवल एक उच्चाधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक से अधिक उच्चाधिकारी से आदेश नहीं मिलने चाहिए, यानी एक से मिलने चाहिए और एक से अधिक नहीं मिलने चाहिए। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि एक कर्मचारी और एक अधिकारी के बीच में रिलेशन ही रहता है, अर्थात 1 एम्प्लॉय और 1 बॉस, ये इसमें क्या है सिद्धांत है। इसको थोड़ा सा हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के चित्र आपको दिख रहे हैं। तो इसमें लाल जो हैं वृत्त जो सर्कल है वो सुपीरियर अर्थात उच्चाधिकारी को दिखाता है, और ग्रीन जो सर्कल है वो सबॉर्डिनेट अर्थात अधीनस्थ को दिखाता है। तो यहाँ आप देखिए कि ये एक है उच्चाधिकारी सुपीरियर, और उसके अधीन क्या है 3 ग्रीन जो हैं 3 सबॉर्डिनेट हैं। तो इसमें एक ही उच्चाधिकारी जो है वो 3 सबॉर्डिनेट को निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है। यानी एक ही उच्चाधिकारी है उसको अधीन क्या है 3 है, यानी एक जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसको एक ही उच्चाधिकारी क्या है आदेश दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 क्या है उच्चाधिकारी हैं, रेड के रूप में आप देख रहे हो, और नीचे क्या है 3 सबॉर्डिनेट हैं। अब ये जो सबॉर्डिनेट है इसको ये भी आदेश दे रहा है और इसको ये भी आदेश दे रहा है। तो ये क्या है 2 जगह से आदेश ले रहा है। तो ये आदेश की एकता की सिद्धांत की क्या है विरुद्ध है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए ये जो है कर्मचारी ये भी क्या है, इससे भी आदेश ले रहा है और इससे भी आदेश ले रहा है। तो इस प्रकार से आदेश का क्या है दोहरापन आ रहा है। तो यही क्या है आदेश की एकता के सिद्धांत के ये खिलाफ है। तो आदेश की एकता में यही है कि एक कर्मचारी जो है उसको एक ही उच्चाधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। अब हम आदेश की एकता है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें हेनरी फेयोल और पिफनर और प्रेस्टस 2 चिंतक हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी है। इसके अलावा भी डेफिनेशन अनेक चिंतकों के द्वारा दी गई है, हम इन 2 डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं। तो इसमें देखिए जो हेनरी फेयोल हैं ये बहुत ज़्यादा प्रबल समर्थक भी रहे हैं। इन्होंने अपने 14 सिद्धांत दिए थे, उसमें से ये एक आदेश की एकता का सिद्धांत था। तो वो ये कहते हैं कि कर्मचारी जो है उसको केवल एक निकटतम उच्चाधिकारी है उसके द्वारा ही आदेश दिए जाने चाहिए। तो हेनरी फेयोल में एक उच्चाधिकारी और एक उसका अधीनस्थ है, उनके बीच में ही आदेश का प्रसार होता है। इसी प्रकार पिफनर और प्रेस्टस कहते हैं, वो इसको नेता के रूप में लेते हैं कि प्रत्येक सदस्य को एक और एक केवल एक नेता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जिम्मेदारी को डाल दिया है। जब जिम्मेदार रहेगा, जिम्मेदार रहने का मतलब है एक ही जगह से क्या वो आदेश प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से क्या है जहाँ से आदेश प्राप्त करेगा वहीं से क्या है वो उसके प्रति जिम्मेदार रहेगा। तो एक व्यक्ति और एक बॉस की जो अवधारणा है वही क्या है आदेश की एकता की अवधारणा है। अब हम देखते हैं कि आदेश की एकता है उसकी क्या खास विशेषताएं हैं। तो जैसा कि हमने पहले की बातें देखी उसी से रिलेटेड कुछ क्या है उसके विशेषताओं के बिंदु भी आते हैं। तो आदेश की एकता का जो नियम है वो क्या है पद सोपान व्यवस्था से क्या है जुड़ा हुआ है, अर्थात पद सोपान व्यवस्था जो है उससे ही क्या है आदेश की एकता का सिद्धांत निकलता है। अगर पद सोपान व्यवस्था नहीं होगी, उच्च और अधीनस्थ का संबंध ही नहीं होगा, तो फिर के कौन किसको आदेश देगा, तो इसे पता ही नहीं चलेगा। और उसके अलावा
कि यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी कर्मचारी को एक ही निकटस्थ अधिकारी से क्या है, आदेश मिलने चाहिए। और इस सिद्धांत की एक खास बात यह है कि आदेश की एकता से क्या है, सत्ता, उत्तरदायित्व और लीडरशिप जो है वो क्या है, स्पष्ट हो जाती है। सत्ता का मतलब यही है कि कहाँ से आदेश प्राप्त हो रहा है, ये स्पष्ट हो जाता है। जो आदेश ले रहा है उसकी जिम्मेदारी तय हो जाती है, और उसके अलावा जो आदेश देने वाला है वो लीडर जो है वो भी पता इसमें चल जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, स्पष्ट हो जाती है। इसके पश्चात आदेश की एकता जो है उसके क्या ज़रूरत क्यों है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं संगठन में, इसके बारे में हम देखते हैं। एक तो क्या है, इसका संगठन में जो सत्ता के सूत्र जो हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं, अर्थात यह विदित रहता है कि कौन किसको आदेश दे रहा है। तो सत्ता के जो सूत्र हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा एक फ़ायदा ये होता है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश मिलते हैं, तो उससे क्या है, एक तो दोहराव नहीं होता और उसको यह स्पष्ट रहता है कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा नेता है और इसके अंडर में ही मुझे काम करना है, किसी दूसरे के अंडर में नहीं। तो इस स्थिति में क्या है, जो एक दोहराव की स्थिति जो है वो नहीं हो पाती। यदि एक से अधिक देंगे तो फिर क्या है, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा किसका माने किसका न माने। तो उस स्थिति में वो किसी एक को अवॉइड करेगा, एक को अवॉइड करेगा तो उससे क्या है, संगठन में क्या है, अराजकता की स्थिति भी पैदा हो सकती है। और जब एक को अवॉइड करेगा तो वो नाराज़ होगा, अधिकारी कहेगा मेरा कहना नहीं माना, तो उस स्थिति में भी क्या है, एक संगठन में अजीब सी स्थिति बन जाएगी। उससे क्या है, संगठन में जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त होने में दिक्कत रहेगी। इसके अलावा इसका एक और ये लाभ रहता है कि संगठन में क्या है, कार्यकुशलता और क्या है, शीघ्रता क्या है, बनी रहती है। क्योंकि क्या है, एक ही व्यक्ति से आदेश मिलते हैं तो वो उसके प्रति जिम्मेदार रहता है, कोई परेशानी आने पर क्या है उसको वापस निर्देश भी मिलते रहते हैं और कार्य क्या है, शीघ्रता से क्या है, संपन्न होता है। अब हम देखते हैं आदेश की एकता जो है उसके पक्ष में क्या तर्क है। यानी आदेश की एकता जो है उसके समर्थन में कुछ चिंतक हैं, वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनमें से प्रमुख है हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक व उर्विक। तो हम सबसे पहले हेनरी फेयोल के बारे में देखते हैं। हेनरी फेयोल कहते हैं कि आदेश की एकता का नियम का बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि आप आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं तो उससे क्या होता है कि सत्ता जो है वो क्या है, निर्बल हो जाती है। यानी जब एक से अधिक व्यक्ति आदेश देंगे तो एक का माना जाएगा, दूसरे का नहीं माना जाएगा। उस स्थिति में क्या है, सत्ता क्या है, एक सत्ता क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और यदि एक से अधिक व्यक्ति आदेश देंगे तो फिर क्या है, एक की अवहेलना करेगी या वो दोनों की भी अवहेलना कर सकता है अधीनस्थ दो जगह से आदेश आने पर। तो उससे क्या है, डिसिप्लिन क्या है, फिर ख़त्म हो जाएगा और इससे अंत में क्या होगा, व्यवस्था भी भंग हो जाएगी, काम हो नहीं पाएगा। और धीरे धीरे अंत में क्या होगा, जो संगठन है उसका स्थायित्व जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति होगी नहीं, काम होंगे नहीं। उससे क्या है, संगठन भी समाप्त होने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो आदेश की एकता के नियम के उल्लंघन से ये समस्याएं आती है। इसके बाद में हेनरी फेयोल कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं अधिकारी, तो यानी आदेश की बहुलता हो जाती है, एक ही कर्मचारी को दो जगह से जब आदेश मिलते हैं तो उससे क्या गड़बड़ी होने लगती है, अव्यवस्था बढ़ती है। और अंत में होता क्या है कि या तो उसमें दो ही परिणाम होंगे, या तो क्या होगा, एक अधिकारी का लोप हो जाएगा और उससे क्या है, संगठन पुनः क्या है, स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि संगठन क्या है, अगर दो रहेंगे तो विनाश की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि अराजकता फैलेगी, उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी और संगठन क्या है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि जो संगठन है वो वास्तव में उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो दोहरे नियंत्रण के अनुकूल होता ही नहीं है, उनका यह मानना है। अब हेनरी फेयोल ये भी कहते हैं आगे आदेश की एकता के सिद्धांत के समर्थन में, वो कहते हैं कि अगर कहीं पे भी दोहरी आदेश की स्थिति है तो उसके उत्पन्न होने के कुछ कारण होते हैं। इन कारणों के फलस्वरूप ही क्या है, दोहरे आदेश की स्थिति आती है। यदि अधिकार जो हैं उनको क्या है, दो सदस्य जो अधिकारी हैं या सदस्य हैं उनके बीच में बांट दिया जाए, और
कई बार क्या होता है, जो विभाग होते हैं, संगठन जो होते हैं, उनके बीच में जो विभाजन है, सीमाएं जो हैं कार्य करने की, वो भी क्या है पूरी तरीके से स्पेसिफाई या परिभाषित नहीं होती। उस वजह से क्या है कुछ कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं और कुछ इनके द्वारा किए जाते हैं। और गतिविधियां क्या है कई बार क्या होती है एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और कार्य और जो कर्तव्य हैं वो भी क्या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और उनको गलत तरीके से डिफाइन करने से भी क्या है ऐसे भ्रम और दोहरी आदेश की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन चीज़ों से या इन स्थितियों से हेनरी फेयोल के अनुसार क्या है बचना चाहिए, जिससे क्या है दोहरे आदेश की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके पश्चात गुलिक व उर्विक जो हैं वो भी क्या है आदेश की एकता का समर्थन करते हैं। गुलिक और उर्विक कहते हैं कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की अर्थात दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है। सरकार में अच्छी तरह से प्रबंधित प्रशासनिक इकाइयां लगभग बिना किसी अपवाद के एकल प्रशासकों की अध्यक्षता में होती है। यानी बहुत ही रेयर कंडीशन ऐसी होती है जहां पर क्या है दोहरे आदेश की स्थिति हो। सारे की सारी जो वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयां हैं वो एकल प्रशासकों की अध्यक्षता में होती है। इसी प्रकार गुलिक भी महत्व को बताते हुए कहते हैं कि आदेश की एकता के सिद्धांत का यदि हम कठोरता से पालन करेंगे तो कुछ उटपटांग बातें हो सकती है, बेतुकी बातें हो सकती है, लेकिन ये जो बातें हैं ये बातें इन स्थितियों, कौन सी स्थितियां, भ्रम, अक्षमता, गैर जिम्मेदारी और अनिश्चितता की तुलना में क्या है बहुत ही नगण्य या महत्वहीन है। जो भी ये बेतुकी बातें हैं ये होती है तो होने दीजिए कठोरता के पालन से, लेकिन यदि हम आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो उस स्थिति में अक्षमता, भ्रम, गैर जिम्मेदारी और अनिश्चितता जो पैदा होगी उसका बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करना बहुत जरूरी है। अब हम क्या है कुछ चिंतक देखते हैं जो आदेश की एकता के विपक्ष में क्या है तर्क देते हैं, अर्थात ये आदेश की एकता की आलोचना करते हैं। तो उसमें से प्रमुख हैं सैकलर हडसन, जेडी मिलेट, हर्बर्ट साइमन और एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो अब हम इनको क्या है वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले सैकलर हडसन के बारे में देखते हैं। सैकलर हडसन जो हैं वो कहते हैं कि सरकार में काम की क्या है स्थितियां बहुत ज़्यादा जटिल होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक कर्मचारी को एक ही जगह से आदेश मिले, क्योंकि कार्य की क्या विविधताएं बहुत ज़्यादा है, और इसलिए क्या है कई बॉस होते हैं एक कर्मचारी के या एक प्रशासक के, क्योंकि उसको क्या है एक ही संगठन में कार्य की विविधताएं होने से क्या अलग अलग जगह से क्या उसको आदेश प्राप्त करने पड़ते हैं। कभी उसको क्या पॉलिसी से संबंधित आदेश मिलते हैं, कभी उसको पर्सनल जो कर्मचारी जो हैं उनके द्वारा आदेश मिलते हैं, कभी उसको क्या है बजट से रिलेटेड होते हैं, कभी उसको क्या है वितरण और उपकरण के संबंध में आदेश मिलते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि काम करते वक्त, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करते वक्त क्या है व्यक्ति क्या है अनेक प्रकार के आदेश प्राप्त करता है। तो एक उच्च अधिकारी और एक व्यक्ति जो की अवधारणा है, वन एम्प्लॉय और वन जो बॉस की अवधारणा है, वो जटिल सरकारी स्थितियों में क्या है संभव नहीं है। सैकलर हडसन ये कहना चाहते हैं। इसी प्रकार जेडी जो मिलेट हैं वो भी क्या है इसकी आलोचना करते हैं आदेश की एकता के सिद्धांत की, और वो क्या है डुअल सुपरविजन दोहरे पर्यवेक्षण के सिद्धांत की वकालत करते हैं। वो दो प्रकार का पर्यवेक्षण बताते हैं, एक तकनीकी और दूसरा क्या है प्रशासनिक। तो पहला जो है वो क्या है काम के जो तकनीकी पहलू हैं उनसे क्या है जुड़ा हुआ है, और उसमें क्या है बेस्ट परफॉर्मेंस देने से रिलेटेड है। यानी मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी का, उसके अंतर्गत क्या है सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर क्या है एक जो पर्यवेक्षक लगाया जाता है, वो क्या है खुद स्वयं इंजीनियर होता है। तो वो नीचे वाले जो सबॉर्डिनेट इंजीनियर हैं उनको क्या है टेक्निकली गाइड करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको सुपरवाइज करता है। तो वो कार्य के जो प्रदर्शन में पेशेवर क्षमता जो है उनकी, क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, तो उससे रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड ये सुपरविजन जो है ये तकनीकी सुपरविजन है। अब उसी संगठन में सॉफ्टवेयर कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है, उनका बजट है, उनके जो इंटरनेट और जो इक्विपमेंट्स की जो व्यवस्था है, अर्थात जो मनुष्य और जो भौतिक संसाधन है उनके कुशल उपयोग से संबंधित वो क्या है
सुपरविज़न जो देता है वो क्या है, प्रशासनिक सुपरविज़न होता है। तो जेडी मिलिट यही कहना चाहते हैं कि ये जो दोहरा पर्यवेक्षण है ये क्या है, आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि ये क्या है, कार्य में कुशलता लाने के लिए आवश्यक है। तो अंत में वो यही कहते हैं कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में एक कर्मचारी परस्पर विरोधी आदेश के अधीन नहीं होता, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे को क्या है, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, एक्सीलेंस को प्राप्त करना है। तो इसलिए क्या है, ड्वेल सुपरविजन भी क्या है, आदेश की एकता के खिलाफ नहीं है। इसके पश्चात हर्बर्ट साइमन जो हैं वो क्या है, आदेश की एकता का जो सिद्धांत है और विशेषज्ञता का जो सिद्धांत है उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन को बताते हैं, संघर्ष को बताते हैं। वो कहते हैं कि सत्ता जो है, सत्ता वास्तव में क्या है, संगठन में जो निर्णय लेने के लिए क्या है, कार्यकुशलता या विशेषज्ञता लाने से क्या है, रिलेटेड है। तो वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक स्कूल है, उसमें क्या है, प्रिंसिपल है उनका, ठीक है ना, और वो एक शिक्षक ही होते हैं, शिक्षक से आगे प्रमोशन से प्रिंसिपल बन जाते हैं, वो एक शिक्षक के अधीन होता है, ठीक है ना, अकाउंटेंट। तो अगर उसको क्या, अब कोई तकनीकी पहलुओं की जानकारी लेनी है जो अकाउंट से रिलेटेड है, तो वो क्या है, तकनीकी पहलुओं की जानकारी के लिए डायरेक्ट क्या है, आदेश की एकता के तहत क्या है, विभाग का जो मतलब अकाउंटेंट जनरल जो है, महालेखाकार जो है, उससे क्या है, सूचनाएं या जानकारी नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो आदेश की एकता में क्या है, वो उसको प्रिंसिपल के अधीन ही रहकर क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, जानकारियां लेनी होती है। तो अब यहाँ पे क्या, विशेषज्ञता तो उनके पास है, एजी के पास है, और इसके पास विशेषज्ञता है नहीं। तो आदेश की एकता और कार्य की जो विशेषज्ञता है उसके बीच में क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से क्या है, जो प्रशासन के सिद्धांतों को उन्होंने कहावतें कहा था, तो वो इसी में ये एक उदाहरण है कि वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति में संगठन के सिद्धांत रहते हैं, किसको माने किसको न माने। तो इस प्रकार से उन्होंने भी क्या है, आदेश की एकता के सिद्धांत को क्या है, खारिज किया था। और उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि जहाँ निर्णय लेने में विशेषज्ञता आए उसके हिसाब से काम करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ आदेशों में विरोध होता हो, आदेश की एक दोहरी स्थिति से, तो उसमें क्या है, केवल उसी उच्चाधिकारी का आदेश अधीनस्थ को मानना चाहिए जिसके प्रति वो क्या है, जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। ताकि क्या है, कोई भी काम उसके द्वारा, अधीनस्थ के द्वारा किया जाए तो उसकी जवाबदेहिता को तय किया जा सके, अगर विरोधाभास हो तो उस स्थिति में। तो इस प्रकार से क्या है, हर्बर्ट साइमन ने भी क्या है, आदेश की एकता के सिद्धांत के खिलाफ में अपने तर्क दिए हैं। इसी प्रकार FW जो टेलर हैं, उन्होंने भी क्या है, आदेश की एकता के सिद्धांत को खारिज किया है, और उन्होंने ये बताया कि इसमें क्या एक प्रकार से सैनिक चौधराहट प्रकट होती है। तो उन्होंने इसके खिलाफ मतलब जो एक अपना खुद का जो सिद्धांत दिया था उसको कहते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप की अवधारणा जो है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जो वर्कर होता है वो 8 सुपरवाइजरों के अधीन रहता है, जिनको हम फंक्शनल फॉरमैन भी कहते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। कुल मिला के ये क्या है, आदेश की एकता से क्या है, कार्य में विशेषज्ञता नहीं आती। तो कार्य में विशेषज्ञता लाने के लिए क्या है, जो स्पेसिफिक विशेषज्ञ हैं उनके अधीन रहकर ही क्या है, वर्कर या कर्मचारी क्या अच्छा काम कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आदेश की एकता के सिद्धांत का हम कठोरता से पालन करें, टेलर का यह कहना था। अब हम देखते हैं कि आदेश की एकता का जो सिद्धांत है वर्तमान में क्या है, वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि क्या है, हम देख रहे हैं कि कार्य में जटिलताएं बढ़ रही है, संगठनों का आकार बढ़ रहा है। उस वजह से क्या है, जो संगठनों के रूप हैं वो भी क्या है, बदल रहे हैं। तो पहले क्या है, एक बॉस के अधीन ब्यूरो जैसा कॉन्सेप्ट होता था, और अब क्या है, बोर्ड और कमीशन जैसी अवधारणाएं आ गई है, जिसमें क्या है, उसको कंट्रोल करने वाले, निर्देश देने वाले एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, यानी सिंगल बॉडी निकाय नहीं होते। अब पहले ब्यूरो सिंगल बॉडी निकाय होते थे। तो ये बोर्ड और कमीशन की जो अवधारणा है, इससे भी क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड और आदेश की एकता क्या है, प्रभावित हुई है। उसके अलावा संगठनों के अंदर क्या स्टाफ और जो सहायक एजेंसियां हैं वो भी क्या है, संख्या में बढ़ रही हैं, उनका प्रभाव बढ़ रहा है। उससे भी क्या है, आदेश की एकता प्रभावित हो रही है, क्योंकि सहायक एजेंसियां जो होती है उनके पास भी क्या है, सीमित मात्रा में सत्ता होती है। तो इस वजह से भी क्या है,
आदेश की एकता का सिद्धांत जो है वो प्रभावित हो रहा है। अब ये आदेश की एकता का सिद्धांत पढ़ने के पश्चात हम थोड़ा सा देखेंगे कि आदेश की एकता का सिद्धांत जो है उनको सभी जगह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में आपको मैं बता रहा हूँ कि कार्य की विविधताएं और तकनीकी पहलू आने से क्या है, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या है, लागू नहीं होता। तो विशेष रूप से जो तकनीकी और वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं वहाँ पर क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड को लागू नहीं कर सकते। और उसके अलावा विकास प्रशासन के दौर में, क्योंकि विकास जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है, अनेक संगठनों से जुड़ा रहना जरूरी होता है और अलग अलग जगह से क्या है, निर्देश और आदेश प्राप्त करने होते हैं। तो आदेश की एकता का सिद्धांत विकास प्रशासन के दौर में लागू करना संभव नहीं है। और जो औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं वहाँ पे भी क्या है, टेलर के अनुसार जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप होती है उसके हिसाब से क्या है, कई पर्यवेक्षकों से क्या है, आदेश लेने पड़ते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं आदेश की एकता के सिद्धांत की, इसको हम दोषों के रूप में भी देख लिया है। अब हम अंत में देखते हैं कि आदेश की एकता और निर्देश की जो एकता है उसमें क्या अंतर है। आदेश की एकता के बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो निर्देश की एकता के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आदेश की एकता का जो सिद्धांत है उसमें एक अधीनस्थ होता है और एक बॉस होता है, ठीक है ना। बॉस क्या है, आदेश देता है, और अधीनस्थ क्या है, रिपोर्ट करता है। इसी प्रकार जो निर्देश की एकता का सिद्धांत है उसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक योजना होती है। यानी योजना के अंतर्गत आने वाली जो सभी गतिविधियां हैं और उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, ये जो है ये एक ही अध्यक्ष के जब अधीन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्देश की एकता कहते हैं। तो यहाँ पे एक अध्यक्ष और एक योजना है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक सबॉर्डिनेट है और एक बॉस है। तो ये पहला अंतर तो ये हो जाता है। दूसरा अंतर ये है कि आदेश की एकता जो है उसमें उद्देश्य दोहरी, उसका उद्देश्य क्या होता है, आदेश की एकता का दोहरी अधीनता को रोकना, यानी एक से अधिक बॉस के अधीन कर्मचारी नहीं होगा। जबकि निर्देश की एकता है वो इसलिए होती है ताकि क्या है, जो गतिविधियां हैं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसमें क्या है, ओवरलैप ना हो, अति व्यापन ना हो, क्योंकि एक ही अध्यक्ष है वो क्या है, निर्देश देता है। इसी प्रकार आदेश की एकता जो है वो एकल कर्मचारी पर केंद्रित है, यानी एक कर्मचारी एक बॉस। और इसमें क्या है, ये जो है निर्देश की एकता संपूर्ण संगठन पर केंद्रित है, क्योंकि पूरा संगठन जो है वो एक ही उद्देश्य के लिए अपनी गतिविधियों को संचालित करता है और उसकी एक योजना होती है। इसी प्रकार आदेश की एकता जो है वो अधीनस्थों के प्रभावी कामकाज की ओर ले जाती है, जबकि निर्देश की एकता क्या है, जो विभिन्न कर्मचारी है उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन लाती है। यहाँ पे कामकाज में प्रभाविता या एफिशिएंसी लाई जाती है और यहाँ पे क्या है, गतिविधियों में क्या है, समन्वय लाया जाता है। और ये जो आदेश की एकता का सिद्धांत है ये सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच रिलेशन का रिप्रेजेंट करता है, जबकि निर्देश की एकता जो है वो संगठन की जो योजनाएं और लक्ष्य जो हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके बीच में क्या है, रिलेशन बताता है। तो इस प्रकार से आदेश की एकता और निर्देश की एकता के बीच हम लोगों ने अंतर जाना। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक हमारा आदेश की एकता से अर्थात यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड था। ये टॉपिक आपको मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपके कोई भी किसी प्रकार की क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो जो हमारा डाउट का सेशन रहेगा उसमें आप अपने प्रश्न को उठा सकते हैं और आपकी समस्त प्रकार की शंकाओं का क्या है, समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।